हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये 14वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो फिर टेलीग्राम चैनल पर टॉपिक ख़त्म होने के बाद अपलोड हो जाएगी, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें, यहाँ पे डेली बेसिस पे जीके जीएस की अपडेट वगैरह मिल जाती है आपको। और पूछ रहा है कि क्रैकिंग ग्राइंडिंग व्हील में डेवलप क्यों होती है। तो क्रैकिंग क्यों होती है, कोई भी चीज़ क्रैक कब करती है। मान लो ये मटेरियल है, इसमें ये जो क्रैक है ये डेवलप कब होगा। आप खुद ही सोच के देखो, क्रैक तभी डेवलप होगा जब इसमें आएंगी स्ट्रेस। स्ट्रेस जन्म देगी क्रैक को। जहाँ से भी इस मटेरियल में स्ट्रेंथ कम होगी वहाँ से ये क्रैक कर जाएगा। मान लो यहाँ पे इसको मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस लगा रहा हूँ इस तरीके से, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यहाँ से इस तरीके से एक क्रैक डेवलप हो सकता है। ग्राइंडिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ, जब हम हाई स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगते हैं। और आप जब इसको तेज़ी से घुमाओगे ना तो क्या होता है कि यहाँ पे जो फोर्सेस आएंगे, मान लो एक छोटा सा मैं डी थीटा एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो एक फोर्स यहाँ पे इस तरीके से आएगा, एक फोर्स यहाँ पे इस तरीके से आता है। ऑल्दो वो फोर्स किस तरीके से आता है, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो वो जो फोर्स होता है उसके कंपोनेंट जो होंगे वो इधर, एक कंपोनेंट इधर तक आएगा, एक कंपोनेंट इधर साइड से आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो टेंसाइल फोर्स डेवलप होता है और उसके कारण वो क्रैकिंग को जन्म देता है। ग्राइंडिंग व्हील शुड बी टेस्टेड फॉर बैलेंस। बैलेंस के लिए कब टेस्ट करें, तो यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे टेस्ट करें या फिर हर बार ग्राइंडिंग करनी है तो टेस्ट करें, ऐसा भी नहीं है। एट द एंड ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन हर बार टेस्ट नहीं कर सकते, पर उसको ओकेजनली टेस्ट कर लिया जाता है कि यार कुछ हफ्ते भर में या कभी भी टेस्ट करके देख लिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना हुआ है ग्राइंडिंग व्हील को टेस्ट करने का। कई बार क्या होता है कि जैसे हम ऑपरेशन कर रहे हैं और जिस तरीके से हम करना चाह रहे हैं हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो फिर टेस्ट कर लेते हैं, बैलेंसिंग का टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं होता। द टूल लाइफ इन केस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज़ द टाइम। टूल लाइफ क्या होती है, तो आपको मैंने बताया था कि क्या होता है कि जब ग्राइंडिंग व्हील काफ़ी हार्ड हो और हाई स्पीड पे चल रहा हो तो उसकी हो जाती है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग का मतलब एक तरीके से उसके जो टूल है हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, उसके जो ग्रेन्स है वो ब्लंट हो जाते हैं, अपनी शार्पनेस को खो देते हैं। तो हमको वापस से एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करना पड़ता है मोस्टली, और हम उससे ग्राइंडिंग व्हील को खाली चलाते हैं और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पे लगा देते हैं। जो उसके ख़राब जो ग्रेन्स होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए वाले जो हैं अंदर से बाहर आ जाते हैं जो कि शार्प होते हैं। तो ऐसा इसे हम प्रोसेस को कहते हैं, हम ड्रेसिंग करना कहते हैं। तो दो ड्रेसिंग के बीच में जो टाइम होगा, मतलब एक बार ख़राब हुआ, हमने उसको यूज़ किया, फिर से जब ड्रेसिंग करने जा रहे हैं तो वो जो बीच का टाइम है वो बताता है इसकी टूल लाइफ। ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज़ अ सरफेस फिनिश ऑपरेशन है आपका। ओके, लैपिंग क्या होता है, लैपिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लैपिंग में अब हम एक जो लैप है उसको और वर्कपीस को उसके ऊपर रब करेंगे और बीच में जो है वो हम एब्रेसिव पार्टिकल्स डाल देते हैं। अब उसकी वजह से और ऊपर से हम एक फोर्स भी लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वर्क पीस है उसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हैं वो उसको एरोड करते हैं और हमको एक बहुत ही बढ़िया सरफेस फिनिश देखने को मिल जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं लैपिंग। तो लैपिंग एक तरीके से क्या है, एक सरफेस फिनिश प्रोसेस है। लैपिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या होती है भैया वो, इसमें हम लूज एब्रेसिव यूज़ करते हैं बिटवीन द लैप जो हमारा टूल है और वर्कपीस के बीच में। यूजुअली द लैप एंड वर्कपीस आर नॉट पॉजिटिवली ड्रिवन बट आर गाइडेड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो पॉजिटिवली ड्रिवन नहीं होते, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में स्लिप वगैरह नहीं होगी, पर वो गाइडेड होते हैं, आर गाइडेड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, तो उनको बस रब करते हैं हम। Relative motion between the lap and the work should change continuously so that the path of the abrasive grain in the lap is not repeated.
हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही तरीके से घिसते रहें और उसको ना बार अलग अलग डायरेक्शन में घिसते हैं ताकि सब जगह से हमें इक्वल मिले। एक ही जगह घिसते रहेंगे तो एक जगह छेद हो जाएगा और बाकी जगह हमको निशान देखने को मिल जाएंगे, तो उसको अलग अलग उसमें घिसते रहते हैं वे में। तो कास्ट आयरन इज़ द मोस्टली यूज्ड लैप मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि हाउएवर सॉफ्ट स्टील, कॉपर, ब्रास, हार्डवुड एज वेल एज हार्डन स्टील, ग्लास भी यूज़ कर लेते हैं। कास्ट आयरन हम मोस्टली यूज़ करते हैं। एब्रेसिव ऑफ लैपिंग की अगर मैं बात करूं तो एब्रेसिव जब भी यूज़ होता है तो एल्यूमिना का नाम आ जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ आता है। इनका जो ग्रेन साइज़ है वो यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं पर बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। इन लैपिंग ऑपरेशन द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव तो वो बहुत ही कम होता है, 0.05 से लेके 0.01 के बीच में होता है। In order to obtain surface finish of 0.75 माइक्रोमीटर टू 125 कौन सी ग्राइंडिंग यूज़ करेंगे। ओके, बफिंग व्हील क्या होता है? तो पॉलिशिंग वगैरह करने के लिए इस टाइप से बफिंग व्हील होता है जो कि कॉटन फैब्रिक का बना होता है। तो ये पॉलिश वगैरह करने के लिए होता है। जब आपका सरफेस फिनिश वाले ऑपरेशन हो गए, आप चाहते हो कि बस मैं शाइनिंग ला दूँ, तो इस तरीके से व्हील यूज़ करते हैं। तो ये पॉलिशिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम लगा के मैंने बताया, इस तरीके से डायग्राम लगा के RS खुरमी के सॉल्यूशन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाले दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, है ना, इतना तो करो यार, इतनी मेरी मेहनत को तो थोड़ा इज्जत दो। मिलिंग के बारे में अगर बात करें तो मिलिंग जो है ना वो एक वर्सेटाइल प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल प्रोसेस होती है। इसमें हम वेरियस टाइप के फंक्शंस कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं। आप देख सकते हो, आप थ्रेड बनाने, लीड स्क्रू थ्रेड, पावर स्क्रू, वॉर्म व्हील्स वगैरह बनाने तो वो बना सकते हो। आप हेलिकल ग्रूव्स, फ्लूट्स कट कर सकते हो, सरफेस बना सकते हो, स्लाइटिंग या पार्टिंग टाइप का ऑपरेशन है वो कर सकते हो, स्लॉट और रिब्स बना सकते हो, फ्लैट सरफेस हो, वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्लाइंड पेन पे हो, हॉरिजॉन्टल पे हो, ये सारी चीज़ें की जा सकती है एक मिलिंग मशीन पर। ठीक है, तो मिलिंग जो है वो काफ़ी वर्सेटाइल ऑपरेशन होता है। जहाँ पे हमने बात की थी कि ग्राइंडिंग में हमारी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मिलिंग के केस में सबसे कम वेलोसिटी आपको देखने को मिलती है। तो सबसे कम वेलोसिटी पे आपका मिलिंग ऑपरेशन होता है और सबसे ज़्यादा पे कौन सा होता है? आपका ग्राइंडिंग का ऑपरेशन होता है। इन प्लेन मिलिंग मशीन द टेबल कैन बी मूव्ड। अब प्लेन मिलिंग जो मशीन होती है ना, उसमें आपकी जो ये टेबल है, ये इस तरीके से मैंने एक मिलिंग मशीन का डायग्राम भी लगा हुआ, तो ये जो टेबल नीचे रखी हुई है ये लॉन्गिट्यूडनली भी मूव कर सकती है, क्रॉसवाइज भी मूव कर सकती है और आपकी वर्टिकली ऊपर नीचे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, और यहाँ पे आपका टूल माउंट्स होंगे, फिलहाल अभी नहीं है, तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। फिर यूनिवर्सल मिलिंग मशीन क्या होती है? यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में आप ये जो टेबल है ना, इसका इंक्लिनेशन भी चेंज कर सकते हो, इसको टेढ़ा भी कर सकते हो। तो टेबल कैन बी स्विवल्ड हॉरिजॉन्टली एंड कैन बी फीड एट एन एंगल टू द मिलिंग मशीन। ये आपका काय में हो सकता है? यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में हो सकता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं इस डायग्राम में आपको देखने की बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये आर्बर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आर्बर पे जो कटर है वो माउंट होगा। ये नी है, ये कॉलम है, एलिवेशन स्क्रू है, ये बेस है, ये तो सबको पता होता है। ये आर्बर का सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पिंडल लगा हुआ है ये आपकी स्पीड के लिए हो गया। और ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो आप देख ही सकते हो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्बर। आगे क्वेश्चन में भी आएगा। प्लेन मिलिंग मशीन जो है वो मोर रिजिड है, हैवियर है इन कंस्ट्रक्शन देन यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो देखो, जिसकी भी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा होगी ना, वो हमेशा वो रिजिड कभी भी नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो बिल्कुल प्लेन मिलिंग मशीन में उतनी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, हम एंगल पे इंक्लाइन स्विvel करके उसको नहीं फीड कर सकते थे। तो प्लेन मिलिंग मशीन ज़्यादा रिजिड है, हैवियर है, और यूनिवर्सल मिलिंग मशीन फॉर द सेम साइज ज़्यादा हमारी कम हैवियर है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग मशीन द टेबल कैन बी टिल्टेड इन वर्टिकल प्लेन बाय प्रोवाइडिंग अ स्विvel अरेंजमेंट ऑन द नी। तो जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन थी हमारी, उसमें हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको टिल्ट कर सकते थे, पर वर्टिकल प्लेन में अगर करना है तो ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन हम यूज़ करेंगे।
इंटरनल और थ्रेड कटिंग अगर हमको करनी है डिफरेंट पिचेस पे, उसके लिए हम प्लानिटरी मिलिंग मशीन यूज़ करेंगे। थ्रेड्स गोल गोल काटे जाते हैं और प्लानिट भी गोल गोल घूमते हैं, तो इस तरीके से याद रख लो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कैरिड एट द मिनिमम कटिंग स्पीड? तो आपका मिलिंग ऑपरेशन होता है। कटिंग टूल इन द मिलिंग इज माउंटेड ऑन, तो बताया आर्बर पे माउंट होता है। अब ये देखो, इन प्लेन मिलिंग कटर चिप स्पेस बिटवीन द बैक ऑफ वन टूल एंड द फेस ऑफ द नेक्स्ट टूल इज कॉल्ड। इस तरीके से आपको कोई सॉल्यूशन अगर समझा दे तो मैं तो अपना काम ही छोड़ दूँ। अब देखो, इसे कहते हैं गैश, और देखो किस तरीके से, ये पूरा मैंने मिलिंग कटर का डायग्राम चिपका दिया, बहुत ढूंढने के बाद, खुद स्टडी करने के बाद मुझे मिला। और यहाँ पे आप देखो, ये जो मिलिंग कटर है ना, इसमें ये जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये एकदम सीधी वाली, ये इसका फेस है, ये इसका फेस है, ये फेस है। और ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये पीछे वाली टेढ़ी वाली, ये इसका जो है वो क्या है, जो बैक है। तो बैक, बिटवीन द बैक ऑफ वन टूल, ये इसकी बैक और इसके दूसरे फेस के बीच में जो जगह है ना, उसको कहते हैं गैश। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ऊपर का जो पोर्शन है वो लैंड बताएगा, इस डायरेक्शन में घूम रही है, कटर की बॉडी है, ये रूट डायमीटर है, ये रेडियस ऑफ रेक एंगल है। यहाँ पे आपको लीप एंगल, बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, लीप एंगल देखने को मिलेगा। तो टूल डेप्थ और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको कटिंग एज भी देखने को मिल रही है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ प्लेन मिलिंग कटर द पोर्शन ऑफ द गैस एडजेसेंट टू द कटिंग एज ऑफ द ऑन विच चिप इम्पिंजेंस, उसको क्या कहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो पोर्शन था हमारा, ये बीच का पोर्शन, ये गैस था। और या फिर यहाँ पे देख लो, ये पोर्शन हमारा क्या था, गैस था। और उसके पीछे ये जो कटिंग एज पे ये है, ये पोर्शन हमारा क्या आता है, ये फेस आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी फेस हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ 8 फॉर्म रिवील्ड मिलिंग कटर फॉर ईच मॉड्यूल इज प्रोवाइडेड टू इनेबल कटिंग एज गियर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ। तो ये आप ऐसे ही याद रख लो ना, इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने का है नहीं। एक्सप्लेन करने की चीज़ आती है अप मिलिंग, डाउन मिलिंग। अप मिलिंग में क्या होता है कि वर्क पीस जो है, ये नीचे वाला वर्क पीस है, ये आप इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, और जो आपका कटर है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अप मिलिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कन्वेंशनल और अप मिलिंग का एक और डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम है। डाउन मिलिंग में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वर्क पीस जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी चिप भी जा रही है, मतलब कटर जा रहा है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में। नेक्स्ट, इन डाउन मिलिंग थ्रू द कट्स, दो द कट्स स्टार्ट with the full chip thickness and cut gradually reduced to zero, this help in eliminating the feed mark present on the case of the up milling and consequently the better surface finish। तो इतना याद रख लो शुरुआत में, डाउन मिलिंग के केस में क्या होता है कि जो चिप होती है वो शुरुआत में मैक्सिमम रहेगी, फिर मिनिमम में जाएगी, और हमें सरफेस फिनिश बहुत बढ़िया मिलेगी। ठीक है, रीज़न यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। Chip milling also allows, climb milling also allows greater feed per tooth and longer cutting life between the grinds than the conventional milling। Climb milling कौन सी है, डाउन मिलिंग है, ध्यान रखना। In up milling needs stronger holding force of the job and down milling needs backlash free screw nut system for feeding। तो अप मिलिंग में अपने को स्ट्रॉन्गर होल्डिंग रखनी पड़ती है जॉब की, और डाउन मिलिंग के केस में ऐसा होता नहीं है। एडवांटेज क्या है डाउन मिलिंग की, suited to machine thin and hard to hold work parts, मतलब थिन मशीन है, थिन है वर्क पीस, या फिर उसे होल्ड करना उतना आसान नहीं है, तो आप डाउन मिलिंग यूज़ कर लो। सिंस द वर्क पीस इज फोर्स्ड अगेंस्ट द टेबल, इसमें क्या होगा कि वर्क पीस जो है वो टुवर्ड द टेबल फोर्स करेगा जो कटर है, तो होल्डिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही होल्ड हो जाएगा। वर्क नीड नॉट टू बी क्लैम्ड एज टाइटली, अगेन सेम चीज़। The consistent parallelism and the size may be maintained particularly on thin parts। तो size और parallelism जो है वो maintain रहता है। It may be used for break out the edge of the workpiece could not be tolerated। ठीक है, फिर है 20% less power consumption भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर cutting of the stock when the milling deep, thin slots वगैरह भी काट सकते हैं।
डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन नॉट बी यूज अनलेस द मशीन हैज़ द बैकलैश एलिमिनेटर होना ज़रूरी होता है, एंड द टेबल जिप्स हैव बीन टाइटेंड. नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी यूज फॉर द मशीन कास्टिंग और hot rolled steel since the hard outer scale will be damage the cutter. तो बहुत ज़्यादा अगर हार्ड जो हॉट रोल्ड जो स्टील होती है उस पर हम यूज़ नहीं कर सकते. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय कटर इन विच जो है अपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द वर्क पीस है, तो वो आपका अप मिलिंग हो जाता है. इसका दूसरा केस जिसमें सेम डायरेक्शन में जाते हैं वो डाउन मिलिंग हो जाता है. अप मिलिंग के केस में आपको थिकनेस मैक्सिमम टू मिनिमम देखने को मिलती है. ओके, तो दोस्तों ये वीडियो था, और नेक्स्ट जो 15 पार्ट थे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट पार्ट का वेट करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे.